नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंशुल में। दोस्तों, ग्रुप सी की स्पेशल क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम तीसरी क्लास को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जीएस में मगध के उत्कर्ष और सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। और उधर हमारा उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन का तीसरा या चौथा भाग हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चौथा भाग है शायद। और हिंदी परीक्षावाणी में भी हम हिंदी का उद्भव तथा विकास का भाग को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि रोज़ रात 8 बजे आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ने को मिल जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है? तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक है बृहद्रथ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे, फिर से पढ़ेंगे, रिवीजन हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है, बृहद्रथ की राजधानी क्या है? तो बृहद्रथ की राजधानी थी गिरिब्रज। कौन सी थी? गिरिब्रज। और बृहद्रथ का पुत्र कौन था? तो बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। बृहद्रथ का पुत्र कौन था? जरासंध। ठीक है, नेक्स्ट है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो याद रखिएगा, बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था बिंबिसार। याद रखिएगा, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके बाद के जितने भी शासक आएंगे सब जैन धर्म के होंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है, पहला भारतीय राजा इसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, तो यह है बिंबिसार। ठीक है, पहला भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया वो थे बिंबिसार। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने किसको हराकर राज्य में मगध को मिलाया? ब्रह्मदत्त को हराकर। अंग राज्य को मगध में मिलाया, किसको हराकर? ब्रह्मदत्त को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। ठीक है, और जो ऊपर बृहद्रथ की राजधानी थी वो थी गिरिब्रज, और जो हमारी बिंबिसार की राजधानी है वो क्या है? राजगृह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने मगध पर शासन कब कितना किया? 52 वर्ष शासन किया। ठीक है, 544 ईसा पूर्व लगभग ये बैठे थे, और 493 या 92 ईसा पूर्व में इनको इनके पुत्र अजातशत्रु ने मार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने भेजा, किसको भेजा था? राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, बिंबिसार के विवाह की बात करें तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला, वैशाली की चेटक की पुत्री चेल्लना, और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा। ठीक है, याद रखिएगा, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला, वैशाली के चेतक की पुत्री चेल्लना, और मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार की हत्या की किसने की? फिर से वही आगे देखिए, अजातशत्रु ने। 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु क्या वो गद्दी पे बैठ गया था। नेक्स्ट है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। क्या नाम था? कुणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, अजातशत्रु प्रारंभिक किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु प्रारंभिक जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अजातशत्रु ने कितने वर्ष मगध की गद्दी पर शासन किया? 32 वर्ष इन्होंने भी शासन किया। उसने 52 वर्ष शासन किया था बिंबिसार ने, और अजातशत्रु ने 32 वर्ष शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। क्या था? वर्षकार। नेक्स्ट है, अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय किसकी सहायता से प्राप्त करी? तो जनरल सी बात है, जब सुयोग्य मंत्री वर्षकार होगा तो विजय भी वर्षकार की ही मदद से किया है। इस तरह से याद कर लीजिएगा, वैशाली वर्षकार। ठीक है, वो वर्षकार नहीं, वैशाली पर विजय प्राप्त करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु की हत्या कब और किसने करी? तो फिर से वही बात, अजातशत्रु की हत्या की उदयन ने 461 ईसा पूर्व में। इसी का लड़का था उदयन। तो इसे कहा जाता है, हरेक वंश को कहा जाता है पितृहंता वंश। क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश। मतलब इसमें ये करते थे कि पिता की हत्या कर देते थे और अपने शासक बन जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने करी थी। 461 ईसा पूर्व में वो शासक बने थे। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। मैंने आपको कल पहले ही बताया था कि बिंबिसार ही बौद्ध धर्म का अनुयायी निकलेगा। हरेक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो उदयन का पुत्र नागदशक हरेक वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, नागदशक को किसने अपदस्थ किया और कब और किसने किया? तो 412 ईसा पूर्व में उसके अमात्य
शिशुनाग ने उसे क्या कर दिया, अपदस्थ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में राजधानी स्थापित की किसने करी, शिशुनाग ने। किसने करी, शिशुनाग ने। तब ध्यान रखिएगा, याद रखिए विशाल की राजधानी कहाँ थी, गिरिब्रज में थी। ठीक है, उसके आगे राजगृह हुई, राजगृह से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से फिर वैशाली ले गया कौन, शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था, कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, नंदीवर्धन। ठीक है, याद रखिएगा शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, नंदीवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। कौन था, महापद्मनंद। ठीक है, नेक्स्ट है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। कौन था, घनानंद। और लास्ट क्वेश्चन, घनानंद किसके समकालीन था, तो घनानंद था सिकंदर के समकालीन। ठीक है, तो याद रखिए इतने ही क्वेश्चन थे हमारे जो लूसेंट की जो बुक थी उसमें हर एक वंश से इतने ही क्वेश्चन थे। पहला जो हर एक वंश है, मगध का उत्कर्ष वाला जो वंश है उससे केवल इतने ही क्वेश्चन थे। अभी मौर्य साम्राज्य आएगा तो मौर्य से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं सिकंदर के बारे में। ठीक है, थोड़ा डेट्स में सिकंदर को कंफ्यूज करता है, तो डेट्स याद रखेंगे, डेट्स याद रखेंगे। डेट सिकंदर का जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट है सिकंदर के पिता का नाम क्या था, तो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। क्या था, फिलिप। ठीक है, याद रखिएगा फिलिप मकदूनिया का शासक कब बना, तो फिलिप मकदूनिया का शासक बना 359 ईसा पूर्व में। ठीक है, फिलिप की हत्या कब कर दी गई, तो याद रखिएगा 30 साल बाद उसके, जब उसने गद्दी गद्दी मकदूनिया का शासक बना उसके 30 साल बाद फिलिप की हत्या कर दी गई। और सिकंदर का जन्म कब हो गया था, 356 ईस्वी में सिकंदर का जन्म हो गया था। सिकंदर ने भारत का विजय अभियान कब शुरू किया, 326 ईसा पूर्व में वो भारत आया, भारत का विजय अभियान शुरू किया। सिकंदर का सेनापति याद रखेगा सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का क्या था, सेनापति था। सिकंदर के पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, इसको क्या कहा जाता है, हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है या झेलम का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर की सेना ने किस नदी के पास पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया, तो व्यास नदी के पास पहुंचकर पार करने से इनकार कर दिया। ठीक है, व्यास नदी के पास पहुंचकर। और सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो 326 में उसने भारत का विजय अभियान शुरू किया था और मृत्यु कब हो गई, 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोनिया में इसकी मृत्यु हुई, बेबीलोनिया में। ठीक है, सिकंदर का जल सेनापति कौन था, तो सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। याद रखिएगा सिकंदर का प्रिय घोड़े का नाम क्या है, बऊ केफला। क्या है, बऊ केफला। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन आज के हमारे जीएस के। सिकंदर और हर्रेक वंश मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, कल हम इसमें मौर्य साम्राज्य शुरू कर देंगे, आधा मौर्य साम्राज्य कल करेंगे और आधा मौर्य साम्राज्य तो परसों करेंगे, यानी 2 दिन के अंदर हम मौर्य साम्राज्य भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी जो ऐतिहासिक अध्ययन का भाग 4 हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे थे कुछ प्रागैतिहासिक काल जो हमारा चल रहा था, उसमें जो हमारा कत्यूरी वंश था उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो अब देखते हैं। ठीक है, लिखे पहला क्वेश्चन है ललित शूरदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किसके समान बताया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आजकल मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन पेपर्स में ताम्रपत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन निकाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा कली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वरावतार। याद रखिएगा कली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वरावतार। नेक्स्ट है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित शूरदेव के बाद किस राजा के बनने का उल्लेख है, तो राजा भूदेव का उल्लेख है। बौद्ध धर्म का विरोध किया किस राजा ने, तो भूदेव ने विरोध किया। बैजनाथ मंदिर का निर्माण में सहयोग दिया किसने दिया, भूदेव ने। सारे क्वेश्चन एक साथ लिख दिए, आप लोग को याद रहना चाहिए। पहला तो राजा कौन बना, भूदेव बना ललित शूरदेव के बाद। बौद्ध धर्म का विरोध किसने किया, भूदेव ने किया। और बैजनाथ मंदिर का निर्माण जो उस किसने किया, भूदेव ने किया। नेक्स्ट है बालेश्वर और पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्रपत्रों के अनुसार सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की किसने की, इच्छरदेव ने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की। किसने की, इच्छरदेव ने। नेक्स्ट है
इच्छर देव के बाद इस वंश के शासक कौन थे? देशदेव, पद्मदेव, सुभिक्षराव थे। कौन थे? देशदेव, पद्मदेव, सुभिक्षराव थे। ठीक है। नेक्स्ट है आसंती देव वंश की स्थापना किसने करी? तो आसंती देव वंश की स्थापना करी आसंती देव ने। ठीक है। किसने करी? आसंती देव ने। आसंती देव वंश का अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदेव। ठीक है। ब्रह्मदेव बहुत अत्याचारी शासक था, कहा जाता है आसंती देव वंश का। जागरों में ब्रह्मदेव को कहा गया वीरमदेव या वीरदेव कहा गया। लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकपुर के राजा थे, क्या थे? कहाँ के थे? मूलतः अयोध्या के शासक थे। कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष कौन थे? राजा शालीवाहन। ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा। कार्तिकेयपुर राजा के आदि पुरुष कौन माने जाते थे? राजा शालीवाहन। कार्तिकेयपुर राजाओं की इष्ट देव कौन माने? कार्तिकेय, ये तो याद ही हो जाएगा, कार्तिकेयपुर से कार्तिकेय। भरतीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को कहते थे, क्या कहते थे? सूर्यवंशी। क्या कहते थे? सूर्यवंशी। कार्तिकेयपुर शासक किस उच्च पद से विभूषित थे? गिरिराज चक्र चूड़ामणि। किससे? गिरिराज चक्र चूड़ामणि से विभूषित थे। नेक्स्ट है कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? तो इनकी राजभाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। लोक भाषा क्या थी? तो लोक भाषा पाली थी। ठीक है, याद रखिएगा, राजभाषा संस्कृत थी और लोक भाषा क्या थी? पाली। किन शासकों का राज्य प्रबंध उच्चतम था? कार्तिकेयपुर शासकों का राज्य प्रबंध क्या था? उच्चतम था। किन शासकों के समय पुलों व सड़कों की उत्तम व्यवस्था थी? याद रखिएगा, कार्तिकेयपुर शासकों के समय पुलों और सड़कों की उच्चतम व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन किनके समय में हुआ? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के समय इनका आगमन हुआ। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार किसने कराया? तो आदिगुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ और केदारनाथ का पुनरुद्धार करवाया। आदिगुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ को अपना शरीर त्याग दिया 820 ईस्वी में। चंद्रवंश की स्थापना की गई 1020 से 1025 ईस्वी में। ठीक है। प्रारंभ में चंद्रवंश की स्थापना राजधानी कहाँ थी? तो ये थी चंपावत के आसपास। फिर इसकी जो राजधानी हो गई वो पिथौरागढ़, नैनीताल और अल्मोड़ा और नेपाल के आसपास के क्षेत्रों में हो गई थी। ठीक है। बाद में रेशम और रेशमी वस्त्र का उत्पादन का कार्य शुरू किया गया इंद्रचंद के द्वारा। नेपाल के चल नामांत राजाओं ने चंद्र शासक को अपने अधीन कब किया था? 1191 ईस्वी में। ठीक है। नेपाल के चल राजाओं से मुक्ति किसने दिलाई? भारती चंद एक राजा थे, उन्होंने नेपाल के चल राजाओं से मुक्ति दिलाई। ठीक है। नेक्स्ट है पहला चंद राजा जिसने नेपाल पर आक्रमण किया, तो भारती चंद थे पहला चंद राजा जिसने नेपाल पर आक्रमण किया, वो कौन थे? भारती चंद। नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तान के दरबार में भेंट लेकर गया था, कौन गया था? ज्ञानचंद गया था दिल्ली के दरबार में भेंट लेकर। ठीक है। नेक्स्ट है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद की उपाधि थी, किसको दी? क्या उपाधि थी? गरुड़ उपाधि थी, याद रखिएगा, गरुड़ उपाधि। ठीक है। दिल्ली का सुल्तान जहाँ वो भेंट लेके गया था वो फिरोज शाह तुगलक ही था, ज्ञानचंद। ठीक है। नेक्स्ट है मणकोटी राज्य को जीतकर चंद्र राज्य में मिलाया किस कौन है? बालो कल्याण चंद्र। ठीक है, याद रखिएगा, बालो कल्याण चंद्र मणकोटी राज्य को जीतकर चंद्र राज्य में मिलाया। नेक्स्ट है कौन सा चंद्र शासक अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले गया? बालो कल्याण चंद्र चंपावत से अल्मोड़ा ले गया था। अकबर के समकालीन राजा रुद्रचंद थे, याद रखिएगा। तराई पर रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी, सभी को पता है। मल्ला महल अल्मोड़ा का निर्माण कराया रुद्रचंद ने। शाहजहां ने बहादुर और जमींदार की उपाधियां दी थी, किसको? त्रिमल चंद को दी थी शाहजहां ने बहादुर और जमींदार की उपाधियां। थल में एलोरा व कैलाश मंदिर जैसा एक हथिया दिया है अल्मोड़ा के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल, सॉरी अल्मोड़ा नहीं, जगत चंद के शासनकाल को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का स्वर्णकाल। क्या कहा जाता है? कुमाऊं का स्वर्णकाल। चौमहल्ला महल बनवाया किसने बनवाया? कल्याण चंद बहादुर ने चौमहल्ला महल बनवाया। कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? देवी चंद को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? देवी चंद। 1790 ईस्वी में नेपाल की गोरखाओं ने तत्कालीन चंद राजा को पराजित किया, किसको? महेंद्र चंद को पराजित किया हवाला बाग में। त्रिवेणी धर्म निर्णय और उषा रुद्र गोध्या की रचना की, तो रुद्र से पता चल रहा है उषा रुद्र गोध्या की रुद्रचंद ने की होगी। त्रिवेणी धर्म निर्णय आप लोग याद कर लीजिए, क्या है? रुद्रचंद।
पक्षी आकेट कला पर सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की, तो ये है राजा रूपचंद। कल्याण चंद्रोदय की रचना किसने करी, तो कल्याण चंद्रोदय की रचना करी कवि शिव ने। और कल्याण चंद्र चतुर्थ के ये क्या थे, कवि थे। चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था, गाय था। चंद्र राजा किसके उपासक थे, शिव के उपासक थे, याद रखिएगा। बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया किसने बनवाया, चंदों ने बनवाया था। भूमि निर्धारण का कार्य ग्राम प्रधान मुखिया की नियुक्ति करने की परंपरा शुरू हुई किसके द्वारा, चंदों के समय शुरू हुई। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, खरकमरा किले का निर्माण किसने कराया, अल्मोड़ा भीष्म जी। ठीक है, तो ये थे मेरे कुछ क्वेश्चन जो आज के क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन मैंने आज 13 घंटे करवाए आपको, और लगभग 30-40 क्वेश्चन शायद मेरे उसके थे जीएस के। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन हिंदी के करेंगे। चले चलते हैं हिंदी की स्लाइड में। हिंदी में हम लोग मध्यकालीन हिंदी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हम अवधि के बारे में आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आधुनिक काल का थोड़ा सा हिस्सा शुरू कर देंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अवधि को साहित्यिक भाषा के रूप में परिनिष्ठित करने का श्रेय किसने दिया, तो निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्री शाखा को दिया जाता है अवधि को साहित्यिक भाषा के रूप में परिनिष्ठित करने का श्रेय। अब कुछ रचनाएं हैं जो अवधि भाषा में लिखी गई हैं, उनके रचनाकार पूछ लिए जाते हैं, बहुत फेमस रचनाएं हैं। इनके जो क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में कई बार। ठीक है, मृगावती किसकी रचना है, कुतुबन की रचना है। पद्मावत किसकी रचना है, जायसी की रचना है, याद रखिएगा। मधुमालती किसकी रचना है, मंझन की रचना है। ठीक है, माधवानल काम कंदला ये किसकी रचना है, आलम की रचना है। माधवानल काम कंदला किसकी रचना है, आलम की। चित्रावली किसकी रचना है, तो उस्मान की रचना है चित्रावली। इंद्रावती किसकी रचना है, तो इंद्रावती रचना है नूर मोहम्मद की। किसकी रचना है, नूर मोहम्मद की। नेक्स्ट है हंस जवाहिर किसकी रचना है, तो याद रखिएगा हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। इसमें याद करने वाली चीज एक ही है बस, मधुमालती, माधवानल काम कंदला, ये आपने नए नाम सुन रहे होंगे, चित्रावली, इंद्रावती। ठीक है, तो इंद्रावती के नूर मोहम्मद हैं, चित्रावली के उस्मान है। माधवानल काम कंदला के रचनाकार कौन है, आलम। ठीक है, हंस जवाहिर की रचना कासिम शाह। शेख निसार किसकी रचना है, यूसुफ जुलेखा की रचना है शेख निसार। किसकी रचना है, शेख निसार किसकी रचना है, यूसुफ जुलेखा की। मध्यकाल में खड़ी बोली का मुख्य केंद्र का क्या हो गया था, तो उत्तर से परिवर्तित होकर दक्कन हो गया था। ठीक है, मध्यकाल में खड़ी बोली का मुख्य केंद्र हो गया था उत्तर से परिवर्तित दक्कन। ठीक है, अवधि को सर्वप्रथम साहित्यिक गरिमा प्रदान करी किसने करी, जायसी ने करी थी अवधि को सर्वप्रथम साहित्यिक गरिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, कब की थी, किसमें की थी, बैसवाड़ी अवधि में। ठीक है, अवधि की बैसवाड़ी एक शाखा होती है, मतलब एक तो तरीका होता है बैसवाड़ी, वो बैसवाड़ी अवधि में इन्होंने रामचरितमानस की सहायता की थी। ठीक है, मध्यकाल में साहित्यिक अवधि का चरमोत्कर्ष दो कवियों में मिलता है, वो दो कवि कौन से थे, एक तो जायसी था, एक तुलसीदास था। ठीक है, एक जायसी थे और एक क्या थे, तुलसीदास। एक था भैंसवाड़ी अवधि, एक ठेठ ग्रामीण रूप मिलता है अवधि का, वो ठेठ ग्रामीण रूप किसमें मिलता है, जायसी की रचनाओं में मिलता है। अवधि का तत्समुखी रूप मिलता है, ये किसमें मिलता है, तुलसीदास की रचनाओं में मिलता है अवधि का तत्समुखी रूप। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकाल में खड़ी बोली के दो रूप हो गए थे, कौन कौन से, उत्तरी हिंदी और दक्षिणी हिंदी। चंद्र छंद की वर्णन की महिमा, कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम आपके अवधि के कुछ हमारे रचनाओं को पढ़ेंगे। चंद्र छंद वर्णन की महिमा, सॉरी खड़ी बोली की ये खड़ी बोली की रचनाएं है, याद रखिएगा खड़ी बोली की रचनाएं हैं। चंद्र छंद वर्णन की महिमा यह है कवि गंग की। मदनाष्टक के रचनाकार कौन है, रहीम। सुदामा चरित के रचनाकार कौन है, ये आलम है। गोरा बादल की कथा इसके रचनाकार कौन है, ये जटमल है। ठीक है, ये चार याद रखिएगा, चंद्र छंद की वर्णमा कवि गंग, मदनाष्टक के रचनाकार रहीम, सुदामा चरित के रचनाकार आलम, गोरा बादल की कथा जटमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु पूर्व युग का काल यह है 1850 ईसा पूर्व से पूर्व। भारतेंदु युग कहाँ है, कौन से काल का था भारतेंदु युग, 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी।
द्विवेदी युग कौन सा है? 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। और छायावाद युग का काल कौन सा है? 1918 से 1936 ईस्वी। ठीक है, तो ये थे मेरे आज के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करवाए। ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने इसमें दे दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग रोज़ की रोज़ इन वीडियोस को देखिए और लगातार चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।